सुप्रभात बच्चों, भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। व्याकरण पाठों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। बच्चों, जिस तरह किसी व्यक्ति का परिचय दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी पद का भी परिचय दिया जा सकता है। अब यहाँ यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह पद क्या है। वर्णों के व्यवस्थित समूह से हम शब्द का निर्माण करते हैं और यह शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद बन जाते हैं। बच्चों, शब्द सदैव स्वतंत्र होते हैं, जबकि पद जो है वह व्याकरणिक नियमों से बंधे होते हैं। इस आधार पर हम अगर पद को परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द ही पद कहलाते हैं। अब बात करते हैं पद के परिचय की। तो बच्चों, जिस तरह व्यक्ति का परिचय देते समय उसके गुण दोषों का, कार्य आदि का विवरण दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी पद का नाम, गुण या प्रकार आदि के बारे में सूचना देना ही पद परिचय है। तो हम इसको संक्षिप्त में कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब बात करते हैं पद परिचय के लिए आवश्यक कुछ बिंदुओं की। पद परिचय में पद का व्याकरणिक वर्ग बताया जाता है कि वह संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या अव्यय है आदि। दूसरी बात, पद परिचय में पद के गुण यानी कि लिंग, वचन, कारक को भी बताना आवश्यक है। तीसरी बात कि विकारी है या अविकारी है पदों के विषय में यह स्पष्टीकरण भी आवश्यक है। साथ ही पद का अन्य पदों के साथ क्या संबंध है यह भी इसमें बताया जाना आवश्यक है। जब हम शब्द के विकारी या अविकारी होने की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ याद रखिए कि विकारी शब्दों के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनका कि परिवर्तन लिंग वचन काल के अनुसार संभव है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। जबकि अविकारी शब्दों को हम दूसरे शब्दों में अव्यय भी कहते हैं। इनमें किसी भी लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं नजर आता, यह सदैव एक से रहते हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आदि। बच्चों, ये सब वही पाठ हैं जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, परंतु यहाँ पद परिचय के लिए इन सब की हमें आवश्यकता होगी। तो क्यों ना एक बार इन सभी पाठों को दोहरा लिया जाए। सीमित शब्दों में सभी पाठों को दोहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति या स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। भेदों में अगर कहें तो इसके प्रमुख भेद हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं और इसके प्रमुख भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद बात करते हैं विशेषण की। तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और इसके प्रमुख भेद हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, नामिक और क्रियार्थक विशेषण। क्रिया, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द। कर्म के आधार पर इसको हम दो भागों में बांटते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर बात करें तो इसे हम कई भागों में विभक्त करते हैं, जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और कृदंत क्रिया। अब इसके बाद बात करते हैं अव्यय शब्दों की। तो अव्यय शब्दों में पहला नंबर पर है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसे चार प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण एवं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब बात करेंगे संबंध बोधक की। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। इन्हें प्रयोग की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से अलग अलग भागों में विभक्त किया जा सकता है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक को मुख्य तौर पर हम योजक शब्दों के नाम से भी जानते हैं। ये दो उपवाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं और समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक के तौर पर हम इन्हें विभक्त करते हैं।
समानाधिकरण समुच्चय बोधक में संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, विभाजक, विरोध दर्शक या परिणामवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक के रूप में इन्हें बांटा जाता है। वहीं व्यधिकरण के अंतर्गत कारण बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक और स्वरूपवाचक के तौर पर भी हम इन्हें जानते हैं। इसके बाद विस्मयादि बोधक, जिन्हें लिखने, बोलने तथा सुनने में आश्चर्य, हर्ष, घृणा जैसे भावों की अनुभूति हो, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे अरे, उफ, वाह, छी आदि। और अब अंत में बात करते हैं निपात की। वे शब्द जो किसी पद के साथ लगकर उसके अर्थ में बल उत्पन्न करते हैं निपात कहलाते हैं। जैसे ही, तक, मात्र, तो, भर आदि। तो बच्चों, ये तो बात थी हमारे पिछले पाठों की पुनरावृत्ति की। और अब हम आगे बात करते हैं पदों के व्याकरणिक परिचय की कोटियों की। यानी कि किसी भी पद को व्याकरण के नियमों में किस किस आधार पर हम विभक्त करते हुए उसका परिचय देते हैं। यहाँ मैंने एक तालिका के माध्यम से इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि यह प्रयास आपके लिए काफ़ी आसान बना देगा पद परिचय को। इस तालिका के आधार पर हम देखें तो संज्ञा के अंतर्गत हम सबसे पहले उसके भेद के विषय में बात करते हैं, फिर लिंग, उसके पश्चात वचन, फिर कारक और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, इस विषय पर बात की जाती है। वहीं सर्वनाम की बात करते हुए भी इन सभी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण में हम उसका भेद, लिंग, वचन तो बताते हैं, परंतु कारक के स्थान पर हम उसके विशेष्य की बात करते हैं। ठीक इसी प्रकार क्रिया के विषय में बात करते हुए हम उसके भेद, लिंग, वचन और काल की बात करते हैं। इसके बाद बारी आती है अव्यय की। तो बच्चों, विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि अव्यय वे शब्द हैं जो लिंग, वचन, काल से अप्रभावित रहते हैं। यानी यहाँ पर इन सब का कोई कार्य नहीं है, तो हमें केवल अव्यय के भेद बताने होते हैं और बस इतना ही हमारा अव्यय का पद परिचय दिया जाता है। तो चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं संज्ञा पद के परिचय का। वाक्य है, मीरा नृत्य कर रही है। इसमें मीरा और नृत्य दोनों ही संज्ञा पद हैं। मीरा का पद परिचय अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि यह व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और नृत्य कर रही है क्रिया की कर्ता है। ठीक इसी तरह अगर हम नृत्य का पद परिचय दें तो हम कहेंगे कि यह भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और प्रत्यक्ष कर्म है। दूसरा वाक्य है, मोहित विद्यालय जाओ। इस वाक्य में मोहित एवं विद्यालय दो संज्ञा पद हैं। मोहित का पद परिचय होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन एवं संबोधन कारक। विद्यालय का पद परिचय होगा जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक तथा स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार्य। यानी कि विद्यालय शब्द वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का कार्य भी कर रहा है। अब बात करते हैं सर्वनाम पद के परिचय की। उदाहरण है, कोई आपके लिए कुछ लाया है। इसके अंतर्गत कोई, आप और कुछ तीन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। कोई शब्द का परिचय होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन, कर्ता कारक और लाना क्रिया का कर्ता। आप शब्द का पद परिचय होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, बहुवचन जो कि आदर सूचक अर्थों में है और संप्रदान कारक। कुछ शब्द का पद परिचय होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन, कर्म कारक और क्रिया का अप्रत्यक्ष प्रकार के रूप में यह कार्य कर रहा है। अन्य उदाहरण देखें, वह स्वयं घर जा सकती है। इसके अंतर्गत वह तथा स्वयं सर्वनाम पद हैं। वह का पद परिचय होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, कर्ता कारक तथा जाना क्रिया की कर्ता।
इसके बाद स्वयं के बारे में बात करें, स्वयं का पद परिचय दें तो हम कहेंगे कि यह निजवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, कर्ता कारक है और सर्वनाम वह पर बल देने का कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं विशेषण शब्दों के पद परिचय की। उदाहरण है, छोटे बच्चे ने आधा कप दूध पी लिया। इस वाक्य में छोटे तथा आधा कप विशेषण के तौर पर प्रयोग में आए हैं। छोटे का पद परिचय दें तो यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, पुल्लिंग है, एक वचन है और इसके अंतर्गत विशेष्य बच्चा है। आधा कप का परिचय होगा निश्चित परिमाणवाचक, एक वचन और इसका विशेष्य होगा दूध। दूसरे उदाहरण में देखें, कुछ लोग सुबह आएंगे। इस वाक्य में कुछ विशेषण पद है और इसका पद परिचय होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन और लोग विशेष्य की संख्या बताने का प्रकार है। अब बात करते हैं क्रियापद के परिचय की। वाक्य है, हमने पढ़ाई समाप्त कर ली है। इस वाक्य में कर ली है पद क्रियापद है जिसका पद परिचय होगा संयुक्त क्रिया, वर्तमान काल, पूर्ण पक्ष, कर्तृवाच्य और कर्तृप्रयोग यहाँ पर किया गया है। दूसरा वाक्य है, मुझे जाना पड़ेगा। इसमें जाना पड़ेगा बच्चों क्रियापद है और इसका पद परिचय होगा अकर्मक क्रिया, बाध्यता सूचक वृत्ति, कर्तृवाच्य और भाव्य प्रयोग इसमें किया गया है। अब बच्चों अव्यय के अंतर्गत हम बात करेंगे क्रिया विशेषण की। तो जैसा कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूँ कि अव्यय शब्दों में हमें पद परिचय के अंतर्गत कई चीज़ें निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल अव्यय के भेद को ही यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है। वाक्य है हमारे पास, मैं कल दौड़ने गया था। इसमें कल शब्द जो है क्रिया विशेषण का उदाहरण है और यहाँ पर पद परिचय अगर हम इसका दें तो हम कहेंगे यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। जाना क्रिया की समय संबंधी विशेषता बताने का प्रकार यह कर रहा है। दूसरा वाक्य है हमारा, तुम मेरा यहीं इंतज़ार करो। इसमें यहीं शब्द जो है वह क्रिया विशेषण है और इसका पद परिचय देते हुए हम लिखेंगे अव्यय, मूल क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इंतज़ार करना क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताने का प्रकार यह कर रहा है। अब बात करेंगे संबंध बोधक अव्यय की। वाक्य है, मेरे घर के सामने एक दुकान है। इसमें के सामने शब्द जो हैं वो संबंध बोधक का कार्य कर रहे हैं और इनका पद परिचय देते हुए हम लिखेंगे संबंध बोधक अव्यय, घर तथा दुकान संज्ञाओं के बीच यह संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहा है। दूसरा उदाहरण है, मंदिर के चारों ओर भीड़ जमा होने लगी। इसमें के चारों ओर संबंध बोधक अव्यय है और इसका पद परिचय देते हुए हम लिखेंगे संबंध बोधक अव्यय मंदिर और भीड़ संज्ञाओं के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रकार कर रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय, इसका उदाहरण में देखिए, पढ़ो मगर ध्यान से। इसमें मगर शब्द समुच्चय बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक में भी यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक का भेद है और दो समानाधिकृत उपवाक्यों के बीच विरोध प्रदर्शित करने का प्रकार यह कर रहा है। अगला वाक्य है, मेहनत करो ताकि पास हो सको। ताकि शब्द समुच्चय बोधक शब्द है और इसका पद परिचय हम लिखेंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक, उद्देश्य बोधन का प्रकार कर रहा है। अगला हमारा भेद है विस्मय आदि बोधक अव्यय और उदाहरण है, छी कितनी गंदी जगह है। इसमें छी शब्द जो है वो विस्मय आदि बोधक है और पद परिचय में हम कहेंगे विस्मय आदि बोधक अव्यय घृणा के भाव को प्रकट करने का प्रकार कर रहा है। इसी का दूसरा उदाहरण देखें, वाह बढ़िया भोजन बनाया है। इसमें वाह शब्द विस्मय आदि बोधक अव्यय है, हर्ष का भाव प्रकट करने का प्रकार कर रहा है। अंत में हम देखते हैं निपात और इसके उदाहरणों में, मुझे तो घर जाना है। तो शब्द यहाँ निपात है और इसके पद परिचय में हम अगला कहेंगे मुझे सर्वनाम पद पर बल देने का प्रकार यह कर रहा है। इसका अगला उदाहरण, मुझे भी मुंबई भिजवा दीजिए। भी शब्द निपात है
और मुझे सर्वनाम पर बल देने का प्रकार्य यह कर रहा है। बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे विविध पदों के पद परिचय की। यहाँ कुछ ध्यान देने योग्य और याद रखने योग्य बातें हैं जिन्हें कि मैं उल्लेख करना चाहूँगी। जैसे कि प्रायः शब्द जो है जिस भी वर्ग से होता है, फिर चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो या अव्यय हो, पद भी उसी वर्ग से होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि राम या लड़का यदि संज्ञा शब्द हैं तो वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये संज्ञा पद ही बनाएंगे। दूसरी बात इसमें कि यदि वाक्य में प्रयुक्त पद अपना प्रकार्य छोड़कर दूसरा प्रकार्य करने लगता है तो फिर उसके पद का नाम भी उसी प्रकार्य के आधार पर तय कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि वह रोज सुबह टहलता है। टहलता शब्द क्रिया शब्द है और वाक्य में भी यह क्रियापद के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है। जबकि दूसरा उदाहरण देखें तो सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसमें टहलना शब्द क्रिया शब्द होते हुए भी संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ पर यह क्रियात्मक संज्ञा पद है। बच्चों, हालांकि मैंने इस पद परिचय को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया है और आपको समझ भी आया होगा, पर फिर भी आवश्यक है कि आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय शब्दों को विस्तार पूर्वक समझें। इनको समझने के लिए आप मेरे इन पर आधारित अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं। इन्हें समझकर आप पद परिचय को बहुत ही सहजता से कर सकेंगे। यदि आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक एवं शेयर करें। किसी भी समस्या हेतु कमेंट करना ना भूलें। साथ ही यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें।